बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कल टाइम, प्लेस एंड ऑर्डर से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी हमने इनिशियल गुफ्तगू की थी रिगार्डिंग वेदर द टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। अब इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जिन सेक्शंस के अंदर ये बातें हमें नजर आ रही हैं। सेक्शन 47 एंड 48 कहते हैं टाइम, प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस prescribed or sanctioned by the promisee, where the time, manner and order, place are prescribed by the promisee. The performance of the contract must be at the specified time, manner and place. यानी अगर कोई ऑर्डर करते वक्त, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त टाइम, प्लेस और ऑर्डर, उसमें ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस, ठीक है ना, कोई सीक्वेंस भी उसमें बताई गई कि पहले आप ये काम करेंगे, फिर आप ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, तो फिर जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट को उसी तरह परफॉर्म होना है। फिर लॉ यहाँ ना दो सेक्शन आ जाते हैं, सेक्शन 47 एंड 48। ये कहता है कि सर्टेन डे स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। इस बात का मतलब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने कोई एक डे स्पेसिफाई किया हुआ है, जैसे कि हम कह रहे हैं जनाब आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है 25 नवंबर 2023 को। अब जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसका मतलब है बस अब आपने ऑटोमेटिकली इस तारीख को परफॉर्म करना है। अब आपने मेरे से पूछना नहीं है। सर्टेन डे स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। नो एप्लीकेशन टू बी मेड का यहाँ क्या मतलब है? अब आपने मेरे से नहीं पूछना, बल्कि मुकर्रर तारीख पे आपके जिम्मे जो काम लगा है वो आपने परफॉर्म कर देना। यानी अब इस परफॉर्म के करने ना करने से मेरा ताल्लुक क्या हो गया? डिटैच हो गया। Promises to be performed on a certain day and the promiser has undertaken to perform it without application by the promiser। बस अब आपने अपना काम पूरा करना है। The rule of performance: promiser may perform it at any time during the usual hours of the business on such day and at the place at which the promise ought to be performed। क्योंकि आपने डेट लिखी है, अब इस डेट का मतलब तो जाहिर है अगर हम कैलेंडर से हिसाब से देखें तो रात 12:01 से शुरू हुई और अगले दिन 11:59 तक चली, तो फिर किस वक्त परफॉर्म करना है? वो कहते हैं जो यूजुअल बिजनेस आवर्स, आमतौर पर यूजुअल बिजनेस आवर्स क्या है? 9 to 5। या अगर कोई स्पेसिफिक नेचर का बिजनेस है जिसके बिजनेस आवर्स डिफरेंट हैं, तो फिर उसके बिजनेस आवर्स के दरमियान में अप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये काम करने से पहले आपने हमारे से पूछना नहीं है, बल्कि ऑटोमेटिकली हमारा टाइम डिसाइड हो गया और अब आप इसको परफॉर्म करते हैं। सर्टेन डे स्पेसिफाइड, डे लिखा हुआ है कि आप 25 तारीख को ये काम कर दें, लेकिन साथ ही मैंने कहा यार आने से पहले मुझे कॉल कर लेना, ठीक है ना। सर्टेन डे स्पेसिफाइड एंड एप्लीकेशन टू बी मेड। काम को इनिशिएट करने से पहले आप मेरे से पूछ लेंगे। अब इसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट आ गई है। इधर मेरी इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं थी, प्रोमिसी की इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं थी, डेट तय हो गई, परफॉर्म करते हैं। इधर प्रोमिसी की इन्वॉल्वमेंट आ गया। Promise is to be performed on a certain day and promiser has not undertaken to perform it without application by promiser। Rule क्या है? It is the duty of the promisee to apply for performance at a particular place and within usual hours of business। The question what is a proper time and place, it is in each particular case is a question of, जब हम, आपको याद है ये लफ्ज जब हम कहते हैं इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, इसका मतलब है उस वक्त के हालात और वाकयात को देखकर इसका फैसला होगा। यूजुअल बिजनेस आवर्स इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है ना, कि यार किस बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो 9 to 5 वाला बंदा है, सुबह 9 बजे से 1 बजे वाला बंदा है, कौन से वाला बंदा है, किस तरह का, उसके नॉर्मल बिजनेस आवर्स क्या है। अच्छा जी, ये नीचे एक मैंने एग्जांपल लिख दी उसकी। नो प्रेस्क्राइब, नॉट प्रेस्क्राइब बाय प्रोमिस, टाइम, प्लेस एंड ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में व्हेन टाइम इज नॉट प्रेस्क्राइब बाय
promise. The contract must be performed within a reasonable time on a working day within the usual hours of. अगर कोई टाइम नहीं भी लिखा हुआ तो तब भी लॉ क्या कह रहा है कि इट शुड बी अ रीजनेबल टाइम. अब ये तो नहीं कि अगर टाइम नहीं लिखा तो आप कहें जनाब फिर तो क़यामत तक का टाइम है, तो क़यामत तक का टाइम तो नहीं है. The question what is reasonable time is in each particular case is a question of fact. फिर उस बिजनेस के नेचर को देखा जाएगा भाई. बाज़ दफा ऐसा होगा कि एक आध दिन एक नॉर्मल रीजनेबल टाइम होगा, बाज़ दफा ऐसा होगा एक आध घंटा 10-15 मिनट रीजनेबल टाइम होगा, बाज़ दफा 1 सेकंड रीजनेबल टाइम होगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस. जी मैं सारी एग्जांपल दे देता हूँ. आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, कहीं शनिवारी दुम्बा कढ़ाई खाने चले गए, तो व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम? कहेंगे सर वो तो फोन पर ही कहते हैं कि जी घंटा सवा घंटे में कढ़ाई हम सर्व करेंगे आपको. तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम. लेकिन आप फास्ट फूड पर गए हैं तो वो सवा घंटे बाद आपको बर्गर दे तो आप तो सर फाड़ देंगे. ठीक है ना. तो कहाँ कितना रीजनेबल टाइम है ये हमें खुद ही पता है. आप डॉलर खरीदने गए हैं मनी एक्सचेंज के बाद, क्या वो 15 मिनट भी देगा आपको? नहीं, वो तो 15 सेकंड भी नहीं देगा. तो कि भाई आगे चलो डॉलर का रेट चेंज हो रहा है, बताओ. तो रीजनेबल टाइम विल ऑलवेज डिपेंड. इस बात को हमेशा लॉ कैसे लिखता है? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. उन सर्कमस्टांसेस में देख लेंगे कि यार इन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये क्या रीजनेबल टाइम है. When place is not prescribed by promise, the contract must be performed at a proper place. जैसे वेयर हाउस, शॉप, कोई पब्लिक प्लेस. ठीक है. What is a not at a public place. At a proper place का मतलब है कोई जो है, जैसे अगर कॉलेज का कोई काम है तो इसके लिए प्रॉपर प्लेस क्या होगी? कॉलेज का प्रेमिसेस. नॉट के बरकत मार्केट के चौक पे आ जाए. ठीक है ना. द क्वेश्चन व्हाट इज प्रॉपर प्लेस इज इन ईच पर्टिकुलर केस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. फिर देखेंगे कि अच्छा यार ये काम कैसा है, क्या ये काम कहीं भी खड़े होकर हो सकता था या क्या किसी अंडर कंट्रोल हो सकता था, कैसे सर्कमस्टांसेस है. मतलब पैसे लेने देने हैं तो पब्लिक प्लेस पे तो पैसे नहीं लेने देने चाहिए. ठीक है ना. तो फिर अगेन फिर क्या आ गया? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ गया. अच्छा जनाब, when time is not prescribed, अच्छा ये तो एग्जाम्पल आगे हमने देख ही लिए. फिर हम कल यहाँ पहुंचे थे. whether time is essence of a contract. क्या टाइम कॉन्ट्रैक्ट में एसेंस है या नहीं है? अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि टाइम एसेंस है कि नहीं है? और फिर इस स्लाइड पर वापस आते हैं. whether the time is essence of the contract. वो कहता है कि यार दो बातें देखें. पहले तो ये पता करते हैं कि जी टाइम कब एसेंस है और कब एसेंस नहीं है. वो कहता है ये तीन बातें अगर हैं ना तो टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहली बात, पार्टीज हैव एग्रीड सो. जब मेरा आपका एग्रीमेंट हुआ, मैंने कहा भाई ये डेट मेरे लिए बिल्कुल जरूरी है, इसी डेट पर आपने परफॉर्म करना है. आपने इस डेट से एक डेट आगे कर दिया तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना. हालांकि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो ऐसा नहीं है. ठीक है ना. लेकिन पार्टीज आपस में एग्री कर रही हैं कि यार ये टाइम हमारे लिए एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओके डन. आपको पता है अक्सर लॉ क्या करता है? आपको लिबर्टी प्रोवाइड करता है कि भाई आप पार्टीज आपस में तय कर लें. अगर पार्टीज नहीं एग्री कर रही, पार्टीज हैव एग्रीड सो. एग्रीड सो मींस दे हैव एग्रीड दैट द टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, फिर तो एसेंस ही हो गया. नंबर 2, और when nature of contract requires that contract should be performed within specified time. नेचर, वो जो कल एग्जांपल दे रहा था, बर्थडे केक है, वो कुर्बानी के जानवर हैं, कोई और ऐसा काम है, आपने एग्जाम देना है, आप एग्जाम से रिलेटेड कोई हमारे से सर्विस ले रहे हो, तो जाहिर है ये एग्जाम से पहले ही परफॉर्म होना जरूरी है. हमने कहा यार आप ऐसा करें, एग्जाम दे के फारिग होके आ जाए, फिर क्लासेस शुरू करते हैं. तो कहेंगे सर ये आप क्या बात कर रहे हैं? नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है ना. नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बता रही है कि इसके अंदर टाइम क्या है? एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है. और when non performance will cause injury to
यानी सामने वाले का कोई नुकसान हो जाए, इसका मतलब है टाइम एसेंस ही था। अगर टाइम एसेंस ना होता तो मेरा लॉस भी ना हो रहा होता। सब में क्या लगा हुआ है? और ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? कोई एक कंडीशन पूरी हो जाएगी तो टाइम विल बिकम एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, तो कहते हैं एक और बात समझनी है हमने कि जो कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है वो जनरली दो, बस एक बात होगी उसमें, या तो हमने चीजें डिलीवर करनी है या पेमेंट देनी है, ठीक है ना। जिस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है, या उसमें हमने चीजें डिलीवर करनी है और या हमने पेमेंट देनी है, पे करना है। वो कहते हैं अगर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है ना और आपने चीजें डिलीवर करनी है और वहां कोई डेट फिक्स की गई है कि जनाब आपने ये चीजें इस तारीख को लाजमी डिलीवर करनी है, हमें सिर्फ इस तारीख को चाहिए, टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर पेमेंट करने की बात आ रही है कि यार मैं 25 तारीख को पेमेंट कर दूंगा और फिर मैंने 25 तारीख को पेमेंट नहीं कर सका, तो कहते हैं पेमेंट की सूरत में टाइम इज नॉट एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी लॉ ये अजम्पशन लेकर चल रहा है कि यार पेमेंट के केस में कोई 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई क़यामत आने वाली नहीं है। बात समझ आई है? अगर चीजें डिलीवर करनी है, गुड्स और सर्विसेज डिलीवर करनी है और आपने टाइम को एसेंस बनाया हुआ है इनमें से किसी बात से, या नेचर ही ऐसी है, या पार्टीज ने एग्री कर दिया, या नॉन परफॉर्मेंस इंजरी कॉज कर रही है, अगले बंदे को लॉस हो रहा है, तो तब तो टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन भले आपने पेमेंट में ये कह भी रखा हो, ये 3 बातें हों भी सही, तब भी वो कह रहा है कि टाइम इज नॉट एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट के केस में टाइम इज नॉट एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, एसेंस है कि नहीं है? फिर इससे क्या होगा? वो कहता है जी फिर वो कल वाली, आप स्लाइड को दोबारा देखें। इफ टाइम इज एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ उस टाइम पर, तो if promiser failed to perform at a fixed time, contract become voidable at the option of promisee। अब प्रोमिसी के पास 2 ऑप्शन आ गई, या तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करे और अगर कोई डैमेजेस हुए तो क्लेम कर ले कि भाई नॉन परफॉर्मेंस की वजह से मुझे ये लॉस हुआ है, क्लेम कर ले। दूसरी ऑप्शन क्या है? इंसिस्ट ऑन परफॉर्मेंस, डिलेड परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर वो कहता है अगर आपको फिर भी लॉस हुआ है, डिले होने की वजह से लॉस तो हुआ है, लेकिन यू वांट टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट, वो कल कंस्ट्रक्शन वाली एग्जांपल को ध्यान में रखेंगे। तो कहते हैं कि फिर अगर आपने वो डैमेजेस क्लेम करने हैं तो फिर बिफोर एक्सेप्टिंग डिलेड परफॉर्मेंस आप फिर नोटिफाई करें, क्या ठीक है मैं चीजें तो ले रहा हूं लेकिन मैं आपसे डैमेजेस भी लूंगा जो मेरा नुकसान हुआ है। Cannot claim damages unless given notice regarding his intention to claim damages caused due to delay in performance। Then what is the difference कि अगर एसेंस ना हुआ तो क्या होगा? कहते यार एक फर्क है सिर्फ, अगर टाइम एसेंस नहीं था तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं हुआ है, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, आपको डैमेजेस हुए हैं वो क्लेम कर लें। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। प्रोमिसी कैन नॉट रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन क्लेम डैमेजेस। डैमेजेस तो आपको मालूम ही है कि ये तो अगर हुए हैं तो क्लेम किए जा सकते हैं, अगर नहीं हुए तो फिर तो क्लेम किए ही नहीं जा सकते, ठीक है ना। अगर डैमेजेस हुए हैं तो फिर आपने क्लेम कर लेना है। मसलन वही कल की गाड़ी की डिलीवरी वाली एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं। आपने कहा था यार गाड़ी हमें फलां तारीख को मिल जाएगी, आपको नहीं मिली। अब देयर आर 2 सर्कमस्टांसेस, एक था आपने गाड़ी अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए ली हुई, कोई बात नहीं, 1 हफ्ता लेट हो गई तो क्या नुकसान हो गया, कोई लॉस इन द शेप ऑफ डैमेजेस तो आप नहीं दिखा सकते, ठीक है ना, तो कोई डैमेजेस नहीं होगी। यू कैन नॉट रिसेंड दी कॉन्ट्रैक्ट कि जी अब मैंने गाड़ी नहीं लेनी अगर टाइम एसेंस नहीं था तो, ठीक है ना। अगर
अगर टाइम एसेंस नहीं था, एक है आपने गाड़ी पहले ही कहा, आपने कहा यार देखो भाई इस तारीख को गाड़ी मिलेगी तो मैं लूंगा, कहते सर आपने कहता यार आप इसको छोड़ो, मैंने क्या करना है, मैं एक डिसिप्लिन आदमी हूँ भाई, मैंने टाइम निकाल के आना है, मैं इस तारीख को ही आऊंगा, अगर गाड़ी होगी लूंगा, नहीं होगी तो बस आप फिर मेरे पैसे वापस करेंगे। अब आपने एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, पार्टीज एग्री टू डू सो, एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बन गया। किस केस में? कि ये वाली बात से पार्टीज हैव एग्रीड सो, ठीक है ना। अब तो आपके पास क्योंकि एसेंस बन गया है इसलिए आपके पास ऑप्शन आ गई है, ठीक है ना, यू कैन रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यू कैन नॉट क्लेम डैमेजेस, क्योंकि आपको तो घर में ही गाड़ी चाहिए थी, कोई डैमेज आप साबित नहीं कर सकेंगे कि गाड़ी ना मिलने से मुझे ये नुकसान हो गया, नहीं हुआ तो बस ठीक है। लेकिन फर्ज करें आपने वो गाड़ी रेंट अ कार पे चलानी थी, आपने किसी से आगे एग्रीमेंट कर लिया था, वो आपको पर डे कोई एक रेंट पे कर रहा था, अब आपने उन्हें साबित किया कि यार ये देखें 5 दिन जो मेरी गाड़ी लेट हुई है, 5 दिन मुझे ये वाला रेंट नहीं आया जो 10,000 पर डे आना था, तो मेरा तो 50,000 का नुकसान हो गया है। अब भले टाइम एसेंस था नहीं था, अगर डेट लिखी हुई थी तो आपको क्योंकि डैमेजेस हो रहे हैं, यू कैन क्लेम डैमेजेस। तो डैमेजेस का ताल्लुक टाइम एसेंस होने या ना होने से नहीं है, डैमेजेस का ताल्लुक टाइम एसेंस होने या ना होने से नहीं है, बल्कि डैमेजेस के होने या ना होने से है, कि डैमेजेस आपको हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो बात समझ आई है, उसका ताल्लुक डैमेजेस के होने या ना होने से है। अगर डैमेजेस हो रहे हैं, इधर हो रहे हैं, तब भी आप क्लेम कर सकते हैं, डैमेजेस इधर हो रहे हैं तब भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन डैमेजेस मीन एक्चुअल लॉस। अच्छा, तो ये 2 स्लाइड आपने यहीं से पहले पढ़नी है, ठीक है ना, इसे यहां से अच्छी तरह समझ के फिर किताब में से याद करने की कोशिश करनी है। कंसीक्वेंस वेयर टाइम इज एसेंस, ये बातें अब हमने कर ली हैं सारी। अच्छा जी, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिलेड परफॉर्मेंस, ये भी हमने कर लिया। अब ये जरा लिखने के लिए आपको जुमले मिल रहे हैं कि यार लिखना कैसे और ये सारा काम कैसे होगा। छोटी छोटी एग्जांपल भी मैंने साथ अटैच करके आपको दे दी कि अगर उसने इंटेंशन शो कर दी कि मैं क्लेम करूंगा, और अगर इंटेंशन शो ना की तो क्या होगा, ताकि आप जब घर जाके देखें तो आपके साथ अटैच हो जाए। क्लास में तो हम एग्जांपल्स को और तरह से वेरिड वे में समझ रहे होते हैं, जाहिर है ये याद करने की जरूरत है। ये 2 छोटे छोटे एग्जांपल्स आ गई, ताकि अगर एग्जामिनर यहाँ से आएगा तो फिर ये बात 100% आपको समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। Reciprocal promise. Promise which form consideration for each other are called reciprocal promise. आपको याद होगा जब हम बिल्कुल अभी चैप्टर नंबर 2 से हमने आगाज किया तो हम ऑफरी की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो एक टॉम एंड जेरी की एक एग्जांपल हमने ली थी, और वहां हमने कहा कि यार इट्स अ 2-वे ट्रैफिक। हर प्रॉमिस में सिर्फ ये हमने देखने के लिए प्रोमिजर और प्रोमिजी का नाम रख दिया है, वरना हर आदमी प्रोमिजर भी है, दूसरे के शू में जाके जाए तो वो प्रोमिजी बन जाएगा, क्योंकि जो चीज मेरे लिए कंसिडरेशन है वो आपके लिए प्रोमिस है, जो आपका प्रोमिस है वो मेरे लिए कंसिडरेशन है। इन एक्सचेंज तो दोनों चीजों से हो रही है ना, सिर्फ जिसने इनिशिएट किया था हमने उसको प्रोमिजर कह दिया था, वरना प्रोमिजर और प्रोमिजी में कोई फर्क नहीं था। वो कहते हैं कि एक्सेप्ट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। हाँ, ये एक है कि वहां से सेकंड साइड से कोई चीज फ्लो नहीं कर रही है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है ना। बाकी तमाम में विल यू परचेज माय हाउस फॉर ₹10 मिलियन, तो मेरे पास 10 मिलियन मूव कर रहे हैं, आपके पास हाउस मूव कर रहा है, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है सिवाय एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। वो कहते हैं टाइप ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। कभी स्टैट पढ़ी थी आपने, प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, वहां इस तरह के लफ्ज आए थे, म्यूचुअल एंड when the promises are to be performed by each party independently,
without waiting for the other party to perform is called mutual and, यानी आपने अपने हिस्से का काम करे, मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, हमारा कोई डिपेंडेंट नहीं है कि पहले आप करेंगे तो फिर मैं ये करूंगा। एक बात तय हो गई है। अब आपके जिम्मे एक काम है, मेरे जिम्मे एक काम है, मैं अपना काम करूं, आप अपना काम करें। ये नहीं तय हुआ कि आप पहले पैसे देंगे तो मैं काम शुरू करूंगा। जैसे अक्सर आप कहीं कोई ऑर्डर पे चीज बनवाने जाते हैं तो कहते हैं भाई पहले 60% 70% आप पेमेंट देंगे तो हमने आपका काम शुरू करना है। जब तक आप पेमेंट नहीं देके जा रहे आपका काम शुरू नहीं हो रहा। ये आप ध्यान में रखें, पेमेंट आज दे दें, कल दे दें, पेमेंट आएगी तो हम काम शुरू करेंगे। इसका मतलब है ये म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट की बात नहीं हो रही है। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट का मतलब है हमारी बात तय हो गई, अब आप अपने हिस्से का काम शुरू कर दें, मैं अपने हिस्से का काम शुरू कर दूंगा। म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, when performance of one party depend on the prior performance of the other party, it is called mutual and dependent। आपने प्रिंटिंग का कोई काम दिया, उसने कहा सर 70% पेमेंट आएगी तो हम प्रिंटिंग प्रेस में काम लगाएंगे, हम प्रिंट करके रख दे, आप बाद में लेने ना आए, तो फिर ये तो ऐसा नहीं हो सकता। Now, अब जो प्रॉमिस है वो कौन सा है? म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट। आपकी पेमेंट आएगी तो हम आगे चलेंगे, ठीक है ना, पेमेंट रिसीव होगी तो आगे चलेंगे। और एक है कि नहीं यार आपका हमारा आपस में तय हो गया, अब आप अपना काम शुरू करें, हम अपना काम शुरू करते हैं। म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट। फिर तीसरी और आखिरी टाइप आ गई म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब हमें पता है, एट द सेम टाइम। When the promises are to be performed simultaneously, that is at the same time, it is called mutual and concurrent। आमतौर पे जो कैश ट्रांजैक्शन हम कर रहे हो, कि आप पैसे दे रहे हैं वो बंदा चीज पकड़ा रहा है, that is concurrent, simultaneously, उसी वक्त, जिसे आप अकाउंटिंग में आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। Rules regarding performance of reciprocal promises. Simultaneous performance. When a contract consists of reciprocal promises to be performed simultaneously, यानी concurrent वाली, the promisor need not perform his promise unless promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise। वो कहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट की नेचर म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट वाली है और आपको नजर आ रहा है कि सामने वाला अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा, तो लॉ कहता है आप भी रुक जाएं, आप भी ना करें, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है? कॉन्करेंट, सेम टाइम। आपको पता चल रहा है सामने वाला तो पैसे नहीं दे रहा, या सामने वाले के पास तो ये काम है नहीं है, पर आपने कहा जी मैं चीजें तैयार करके ला रहा हूँ, आप भी चीजें तैयार करके लाए, मैं आपको दे जाऊंगा, आप मुझे दे देंगे। आप पहुंचे, आपको नजर आ रहा है कि उसने तो चीजें तैयार ही नहीं की हुई, तो लॉ कह रहा है नीड नॉट टू परफॉर्म, आप भी ना करें, क्योंकि आपके कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है? म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressively fixed by the contract, they must be performed in that order। आप चीजें भेज दें तो जो बंदा चीजें देने आ रहा है वो पैसे ले जाएगा। अब ऑर्डर डिफाइन हो गया कि पहले आप चीजें भेजेंगे, जो बंदा पैसे चीजें लेकर आएगा उसको पैसे दूंगा। अब वो एक बंदा मुंह उठा के आगे खाली पैसे लेने कि जनाब आपने तो 25 तारीख का कहा था कि पैसे ले जाओ। बात समझ आ रही है ना? नहीं नहीं, ये नहीं कहा था, ऑर्डर था आप चीजें लेकर आएंगे 25 को तो 25 को पैसे ले जाना। Where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressively fixed by the contract, they must be performed in that order, and where the order is not expressively fixed by the contract, they must be performed in the order in which nature of transaction required। Nature of transaction required means again it's a question of fact, कि हालात में देखेंगे कि यार इस मामले में क्या चीज पहले होती है। अब नेचर से मुराद यही है कि यार उस ट्रेड में, उस नॉर्म में, उस बिजनेस में नॉर्मली कैसे हो रहा है, तो फिर वैसे ही चल रहा होगा। मसलन आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे जाएं तो क्या होता है, आप पहले पेमेंट करते हैं, बाद में आपको फूड डिलीवर होता है, ठीक है ना, और सेल्फ आप सर्विस ले रहे होते हैं। आपने फूड लिया, आप जाकर बैठ के आपने पहले पैसे दिए,
लेकिन आप किसी चाइनीज में गए हैं, डाइन इन करने गए हैं, आला कार्ट पे खाने गए हैं, तो वहां क्या हो रहा होगा, आप पहले खाना खा चुके हैं, बाद में पेमेंट हो रही है। नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, या उस बिजनेस के नॉर्म्स कैसे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद पैसे ले रहे हैं। मतलब आप किसी गाड़ी को वर्कशॉप में लेकर गए हैं, टेलर के पास गए हैं, कोई और इस तरह के लोग जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले सर्विस उन्होंने परफॉर्म कर दी, जब आपको चीजें डिलीवर होने लगी हैं, जब पैसे दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर कैसे परफॉर्म करवा रहा था, पहले फीस जमा कराएं। तालीमी इदारे क्या कर रहे हैं, पहले फीस जमा कराएं मोस्ट ऑफ द टाइम। दिस इज नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो जैसी नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन होगी या जैसा नॉर्म वहां सेट हुआ होगा, वैसे ही चल रहे होंगे। Preventing the performance. When a contract contains reciprocal promise and one party to the contract prevent the other from performing his promise, the contract become voidable at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensation from the other party for any loss. वही damages भी मिलेंगे उसे, ये बात ऑलरेडी भी हम करते थे। नॉन परफॉर्मेंस इन केस ऑफ म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये वही बातें अब लिखी हुई ताकि फिक्रे आपको मिल जाए याद करने के लिए। तो बेसिकली चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। ये भी हमने पहले पढ़ा, प्रॉमिस टू डू लीगल एंड इलीगल थिंग, ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है बात, ठीक है ना। तो आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, 8, 9, 10 ये इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी हमारा टारगेट हमारे प्लान में ये था कि हम नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुके हों, ठीक है ना। नवंबर में हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुके हों तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हमारा उससे पहले ही हो जाएगा। और जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा फिर इंशाल्लाह हम आपका रगड़ा प्रोग्राम शुरू करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। फिर वो आप समझें कि नवंबर में खत्म होगा ना, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने भी हमारे पास है। मार्च में हमने एग्जाम देने हैं, तो हम यहीं से एक एक्सटेंसिव टेस्ट सेशन शुरू करेंगे। जैसे आप एफएससी में करते थे ना कि जनाब पहले छोटे छोटे टेस्ट होने शुरू हो, फिर थोड़े बड़े बड़े करके टेस्ट होने शुरू हो, तो फिर हम इसी तरह ही करेंगे, चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, फिर चैप्टर को मिक्स कर करके शुरू करेंगे, फिर पूरे कॉन्ट्रैक्ट का शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बेसिकली अभी तो सिर्फ हम वीकली एक टेस्ट ले रहे हैं ताकि आप टेस्टिंग सिस्टम से अटैच हो रहे हैं हमारे, ठीक है। एक्सटेंसिव टेस्टिंग सिस्टम अब शुरू करेंगे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक और सेट दूंगा जो थोड़ा सा, जिसका लेवल थोड़ा सा इन वाले पेपर से बेहतर होगा, और मोस्टली एग्जामिनेशन में सवाल वहीं से आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब आप थोड़ा थोड़ा अलर्ट होना शुरू हो जाए इंशाल्लाह ताला। हमारा मेन काम सबसे ज्यादा कंप्लीट होने को है इंशाल्लाह। कल आएंगे तो यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह।